नमस्कार, डीडी न्यूज का चुनाव रथ इस वक्त भरतपुर आ पहुंचा है। ये भरतपुर जाट महाराजा सूरजमल का राज्य हुआ करती थी और इस वक्त जहां हम हैं ये दरअसल लोहागढ़ किला है। ये लोहागढ़ किला भारत का अजेय किला है और यह अजेय किला महाराजा सूरजमल ने ही बनवाया था। दरअसल महाराजा सूरजमल का ये अजेय किला, इस पर कभी भी ना मुगल, ना अंग्रेज, ना अफगान कभी भी यहाँ पर हमला करके जीत नहीं सके। महाराजा सूरजमल के शौर्य के किस्से यहाँ पर जगह जगह पर अंकित हैं। और अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में हम अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये जगह इस राजनीति का, इस पॉलिटिकल पार्टी का दरअसल एक अजेय किला है। जैसे आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी का पिछले 18 साल से एक अजेय किला बना हुआ है जिसे कांग्रेस भेद नहीं पा रही है। लेकिन राजस्थान के विषय में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि राजस्थान में कभी बीजेपी जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है, तो राजस्थान किसी का भी अभेद्य किला नहीं है। और अगर भरतपुर की बात करें, भरतपुर पिछले विधानसभा चुनाव में जरूर यहाँ की ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार भरतपुर की कहानी पलट सकती है, बाजी यहाँ पलट सकती है। कांग्रेस का ये जो भरतपुर का छोटा सा किला है, इस किले में सेंध लग सकती है। क्यों? ये जानने के लिए हमें जरा भरतपुर शहर में जगह जगह और यहाँ के चप्पे चप्पे तक चलना पड़ेगा। आइए आपको ले चलते हैं। भरतपुर में मेरे पीछे आपको लोहागढ़ का अजेय किला दिख रहा होगा। ये अजेय किला इसलिए रहा, इसे कभी जीता नहीं जा सका। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि इस किले के आसपास बाकायदा एक नहर बनाई गई थी। इस नहर को आज सुजान गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। ये सुजान गंगा नहर बरसों तक भरतपुर के जीवन देने वाली एक नहर के रूप में जानी गई, जहाँ से भरतपुर को पानी मिलता रहा। लेकिन आज ये जीवनदायिनी नहर जीवन लीलने वाली यानी जीवन लेने वाली नहर बन गई है। इसे आज सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं आत्महत्या करने के लिए। और गंदगी का आलम ये है कि आप मेरे चारों तरफ अगर देखेंगे तो जहाँ जहाँ पानी दिख रहा है वहाँ गंदगी भी दिख रही होगी और पीछे आपको धोबी घाट भी दिख रहा होगा। एक ज़माना था यहाँ पर लोग आते थे, स्नान करते थे, पूजा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई स्नान करने नहीं आता क्योंकि पानी बेहद गंदा है। हर चुनाव में जो भी उम्मीदवार यहाँ पर उतरता है उसके चुनावी वायदों में एक बड़ा वायदा होता है सुजान गंगा नहर को स्वच्छ करके इसे बेहतर बनाना और इसे एक टूरिज्म पॉइंट बनाना। यहाँ तक कि कुछ साल पहले कहा गया था कि कुछ ही सालों में यहाँ का आलम ये होगा कि यहाँ पर बोटिंग होगी, लोग यहाँ घूमने फिरने आएंगे। लेकिन आज भी यहाँ पर गंदगी का अंबार है। महाराजा सूरजमल द्वारा बनाए गए इस लोहागढ़ किले में भरतपुर में हम हैं और हमारे साथ कई भरतपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक जो बौद्धिक लोग हैं, यहाँ के कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आइए हम जानने की कोशिश करते हैं भरतपुर के क्या क्या मुद्दे हैं और यहाँ की जनता इस बार किन मुद्दों के लिए वोट करेगी। आपका नाम क्या सर? शैलेश कौशिक। अच्छा शैलेश कौशिक जी, भरतपुर क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए, इन 5 सालों में भरतपुर में अगर सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई है तो ये कांग्रेस की सरकार के 5 साल याद रखे जाएंगे भरतपुर के इतिहास में। अपराध इन 5 सालों में सिर चढ़कर बोला है। डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, आमजन के साथ लूटपाट घटना इतनी हुई हैं। दूसरा, आपसे यहाँ मात्र 100 मीटर की दूरी पर सुजान गंगा नहर है। विधायक जी ने लगभग पूरे प्रशासन को लेकर 50 चक्कर इसके लगाए और कहा कि यहाँ पर फुब्बारे चलेंगे, बोट चलेंगी। आज सुजान गंगा उसी स्थिति में, उससे ज़्यादा स्थिति बदहाल स्थिति में है। न फुब्बारे चले, न बोट चली, उल्टा आम पब्लिक के लिए एक सुसाइड पॉइंट बन गया है। इसके लिए कांग्रेस की सरकार ने, यहाँ के विधायक जी ने कोई काम नहीं किए। 6 साल से मैं आपको बता दूं, मैं खुद इन स्थानीय जितने भी नेता मंत्री हैं जिन्होंने जितना गलत किया है, करप्ट किया है छात्रों को लेकर, मैंने हमेशा इनके सामने खड़े होकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इनके सामने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं आज तक किसी भी नेता मंत्री से नहीं झुका, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रबल रहा हो, कितना भी बड़ा अपना पुलिस प्रशासन का उसने दुर्भाग्य से यूज़ किया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन यहाँ के भरतपुर के जितने भी हमारे माननीय सुभाष गर्ग मंत्री रहे थे, माननीय पूर्व विधायक भी हैं, अब पूर्व लगा दियो आते
क्यों जब आचार संहिता अभी तो चुनाव अभी नहीं हो गया, वो तो पूर्व हो गया। मतलब आपने पहले ही डिसाइड कर दिया, जनता का फैसला मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते हैं कि यूथ का होता है। यूथ जिस तरफ मुड़ गया, जिस तरफ यूथ हो गया, उस तरफ की कहानी और रुझान ही चेंज हो जाते हैं। जब हम कॉलेज परिसर का भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा हमारा महारानी श्री महाविद्यालय, उस कॉलेज में आप जाइए सर, उस कॉलेज में शुरू से अगर आप घुसते हैं तो आपको एक भैंसों का जो तबेला होता है ना, उस तरीके का लगता है। ये वायदे करते हैं कि हमने यहाँ लाइट लगाई, हमने यहाँ पानी की व्यवस्था की, हमने यहाँ वो की। उस कॉलेज में 12 मास, अभी भी कितनी बड़ी धूप पड़ रही है, अभी 5-7 दिन के 15 दिन तक कोई बारिश नहीं हुई है। अगर आप अभी भी कॉलेज में जाकर देखते हैं तो कम से कम उसमें घोंटू तक पानी होगा उस महाविद्यालय के अंदर अभी भी। भरतपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब हुई है वो इसी शासन में हुई है। डेली मर्डर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो ये माहौल बनता है, लोग अपने बच्चों को और सभी को सुरक्षित जब भी मानते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर सही होता है। सभी कोई घटनाएं कोई नहीं आती हैं, डेली की कोई ना कोई चोरी डकैती, कोई लूटपाट, कोई गोली चला रहा है, डेली का रोज का ये माहौल बना हुआ है कि सभी में डर का। क्या वजह है, क्या कारण है एकदम से यहाँ पर आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया? लॉ एंड ऑर्डर इसलिए खराब हुआ है क्योंकि जो सख्ताई जो पहले थी वो सख्ताई यहाँ कम देखने को मिलती है। कोई करके चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। 6 मंत्री हैं तो पुलिस उनके आगे पीछे लगी रहती है, उनको कार्रवाई करने का और उसका कम समय मिल पाता है, ये है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का जो सबका जीवन स्तर ऊपर उठाने का जो काम होता है, वो किसी के घर में कोई रोजगार मिलता है तो सब पूरे परिवार का जीवन स्तर ऊंचा होता है। यहाँ पर ना तो कोई उद्योग धंधा कोई ऐसा है, और जो कुछ एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर आउट हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं किसान की जो बेरोजगारी है, किसान जिस तरीके से मर रहा है, युवाओं के साथ पेपर में चीट जो हुई है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अपराध चरम पे है। राजस्थान में महिलाओं का एक स्थान है हमारे समाज में, आप देखते हैं रोजाना उनके उत्पीड़न की, बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। खनन माफिया बहुत बढ़ चढ़ के भरतपुर में हिस्सेदारी है। धर्मध्वजा जिनको माना जाता है बाबा विजयदास, उनको आत्मदाह करना पड़ा इस खनन के पीछे। सरकार बुरी तरीके से नाकाम है, उसका कंप्लीट फेलियर है। किसान का बेटा, मैं किसान के परिवार से आता हूं तो किसानों की बात जरूर रखना चाहूँगा। किसान का बेटा रात और दिन मेहनत करता है, किसी परीक्षा की तैयारी करता है, और जब पेपर देके अपने घर लौटता है तो दूसरे दिन के अखबार के पेपर के माध्यम से उसको पता चलता है कि जो पेपर मैंने दिया इसमें मेरे सफलता के आसार थे, वो पेपर आज रद्द हो गया है, लीक हो गया है। प्रधानमंत्री किसान निधि के थ्रू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान दिया है। और किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हुई हो तो आप भरतपुर जिले में खड़े हैं, भरतपुर के किसी भी गांव में जाके अगर एक भी किसान आपसे ये कह दे कि कर्ज माफ़ी हुई है तो निश्चित रूप से मैं भी ये मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मेरा किसी के कर्ज माफ, किसी का भी नहीं हुआ, सब झूठे वादे हैं, खोखले वादे हैं, दलाली, भ्रष्टाचार, झूठ, इस आडंबर में ये लोग चल रहे हैं। पुलिस सरकार के दबाव में पुलिस को आदेश ये है कि वो यानी फलाने मंत्री का आदमी है, वो उस मंत्री का आदमी है, वो गैंगस्टर उस मंत्री का आदमी है, तो आपको पुलिस को तो कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रहा। फिर उसके बाद क्या है कि पुलिस 2-2, 3-3 महीने में उनकी जमानत हो जाती है। तो और उसके बाद क्या है, वो ज़मीनें घेर रहे हैं, कभी कोई कांड कर रहे हैं तो उनके पास पैसा आ रहा है, सब फॉर्च्यूनर और में घूम रहे हैं, तो युवा किसको फॉलो करेगा? उन्हीं लोगों को फॉलो करेगा। ये तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और कह रहे हैं कि युवाओं की जो स्थिति है उसके कारण ये हालत है। हमारे साथ यहाँ के आम नागरिक भी हैं। और क्या शुभ नाम आपका सर? प्रदीप कुमार मेरा नाम है। प्रदीप कुमार जी, यहाँ पर क्योंकि अगर हम यहाँ भरतपुर की बात करें तो भरतपुर धार्मिक जो है नगरी भी कही जाती है यहाँ पर, इसलिए बहुत सारे जो लोग यहाँ पर धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी आते हैं। प्रदीप जी, यहाँ पर उनकी एक धर्मशाला है जो यहाँ पर धर्म यात्रा करने के लिए आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ होती है। तो प्रदीप जी, क्या आप देखते हैं? यहाँ की स्थिति बड़ी इस समय दयनीय है जब से कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, और इससे पहले भी विकास के कार्य हुए बीजेपी गवर्नमेंट में, लेकिन पर्यटक की दृष्टि से यहाँ कोई काम ज़्यादा नहीं हुए। उद्योग धंधे, युवा हमारा पीड़ित है, उसको कोई काम धंधा नहीं है, फैक्ट्रियाँ सारी बंद पड़ी हैं। भरतपुर का विकास इन 5 सालों में विनाश हुआ है, विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या मतलब धार्मिक नगरी इसको कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। यहाँ शहर में घूमने के लिए लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर, ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, बिहारी जी का मंदिर है, सूरजमल की ये जहाँ अपन खड़े हैं वो जगह है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ इसलिए यहाँ नहीं आ पाते हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ गुंडागर्दी, गोलीबारी, ज़बरदस्त लूटपाट, मर्डर, चेन स्कैनिंग, मोबाइल स्कैनिंग,
ये सब कुछ की वजह से यहाँ पर्यटक स्थल बिल्कुल चौपट पड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि भरतपुर की स्थिति पहले से खराब ज़्यादा हुई है और यहाँ पर इसको धार्मिक नगरी के रूप में भी विकसित करने का, पर्यटक की दृष्टि से भी विकसित करने की काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन आरोप यह है कि यहाँ की सरकारों ने दरअसल किया नहीं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम तन्मय शर्मा है। जैसे कि हम सबको पता है कि राजस्थान मुद्दे क्या क्या हैं, वो तो कोई नई बात नहीं है कि अपराध चरम सीमा पे हैं, बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा है, रीट में चीट जिस प्रकार चल रही है सब उससे जानते ही हैं। इन सब मुद्दों को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि राजस्थान में इस बार जो कांग्रेस ने अंधेरा बनाया है वो अंधेरा इस बार हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। सूरजमल की, महाराजा सूरजमल की धरती पर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में भरतपुर में भी अंधेरा है और इस बार सूरजमल की धरती से कह रहे हैं सूरज निकलेगा, अंधेरा जो है वो छटेगा और एक नई सरकार आएगी। उम्मीदें लोगों की हैं और उम्मीदों के बाद उम्मीदें कितनी परवान चढ़ती हैं उसके लिए तो फिलहाल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। भरतपुर में हमारा चुनाव रथ जो है MSG कॉलेज में आप पहुंचा, ये जानने क्या बोले राजस्थान। यहाँ पर भरतपुर के कई सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? शिव सिंह चौधरी। शिव सिंह चौधरी जी, आपका नाम क्या हुआ? मान सिंह। मान सिंह जी, मान सिंह जी क्या लगता है राजस्थान में क्या कुछ हुआ है? राजस्थान की चुनावी मुद्दे क्या, अब तो चुनाव आ गया? चुनाव तो सरकार बदलनी चाहिए वैसे। क्यों आपको ऐसा लगता है? कोई काम नहीं किया उन्होंने। आपको लगता है कोई काम नहीं हुआ? क्यों? क्या काम आप उम्मीद कर रहे थे? आपस में वो मतलब वो गहलोत और वो मतलब पायलट लड़ते रहे। अच्छा, तो आपको लगता है आपसी झगड़े जो होता रहा कुर्सी को लेकर उसके कारण काम नहीं हुआ। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? गंगा सिंह। गंगा सिंह जी, आप क्या कहते हैं भरतपुर में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? सरकार ने बहुत काम किए हैं कांग्रेस ने और ये रिपीट करेगी सरकार रिपीट करेगी, काम करेंगे। अभी भाई साहब कह रहे थे नहीं हुआ, आप दोनों साथ साथ घूम रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज होती है। ये लोग साथ साथ घूम रहे थे और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ, सरकार बदलनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि काम बड़ा हुआ, सरकार यही रहनी चाहिए। तो यही डेमोक्रेसी का आनंद यही है कि दोनों साथ साथ घूमेंगे, साथ साथ फिरेंगे। राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं। क्या लगता है क्या काम हुआ यहाँ पे? बढ़िया सभी काम हुए हैं। सबसे मुख्य मुद्दा तो है OPC का, पुरानी पेंशन का। तो पेंशन मिल रही है? बहुत से लोग कह रहे हैं पेंशन मिल ही नहीं तो मिलेगी वो तो जब घोषणा हुई तो। और बाकी जो पेंशन, कुछ गरीब कहते हैं कि पेंशन जो उनकी डेली पेंशन है वो भी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। हाँ। आपका नाम क्या भाई? मेरा राम प्रकाश पारस है। राम प्रकाश पारस जी, आप क्या कहेंगे क्या हो रहा है राजस्थान में चुनाव में? चुनाव में तो सभी दल अपना अपना लगा रहे हैं। जो जिसको जिसकी टिकट मिल रही है वो उसका फेवर कर रहा है, नहीं मिल रहा है वो विरोध कर रहे हैं। आम जनता क्या सोचती है? आम जनता सोचती है कोई अच्छी सरकार बने जो पब्लिक के लिए काम करे। यहाँ पे रोजगार, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ वगैरह काफ़ी बंद हो गई हैं। पहले यहाँ अच्छे साधन थे और उनके लिए विकास हो तो फिर पब्लिक भी सही रहे, उनके लिए सहूलियतें रहे। रोजगार होना चाहिए, वैसे शांति है, लेकिन आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं क्राइम बहुत बढ़ गया यहाँ पे भरतपुर में, ऐसा है क्या? है बिल्कुल, क्राइम तो बढ़ गया है सर, लेकिन फिलहाल तो खैर इतना नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो युवाओं के लिए रोजगार देगा वो पार्टी विजय रहेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैंने जानकारी ली भरतपुर में, एक तो जैसे भाई साहब ने बताया यहाँ पे फैक्ट्रियाँ कई बंद हुई, उसके कारण रोजगार गया। फिर इसके अलावा मैंने देखा पेट्रोल पंप यहाँ पर बहुत सारे बंद हुए क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल महंगा है। उसके कारण पेट्रोल पंप पे जो लोग हैं वहाँ पे भी लोगों की नौकरियाँ चली गई। ऐसा भी हुआ? बिल्कुल हुआ सर, क्योंकि यहाँ सिमको वैगन फैक्ट्री 2008 से बंद पड़ी है क्योंकि वहाँ पर भरतपुर के युवा बहुत लगे हुए थे। लिमिटेड थी, बट सर गवर्नमेंट जॉब दे वही थोड़ा सा हमारे लिए सही रहती है, क्योंकि हम 5-10 साल हो गए हमको लगे, क्योंकि 10 साल से में करप्शन हुआ है राजस्थान में। वैकेंसी तो आई हैं बट युवाओं के लिए थोड़ा सा करप्शन हुआ है, तो इस वजह से हमारे लिए वंचित रह गए, हम पेपर लीक हो जाते हैं। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा बीजेपी पार्टी है वो गवर्नमेंट जॉब, देखो यूपी में 4 साल हो गए टीचर की भर्ती नहीं निकल पाई है वहाँ। तो हालांकि यूपी मॉडल बन चुका है इंडिया का, लेकिन थोड़ा सा जो गवर्नमेंट जॉब है थोड़ा सा निकालने में नाकाम रहती है। इस वजह से बीजेपी पार्टी थोड़ा सा सही भी है लेकिन वो रोजगार निकालने में कम ही तो। कांग्रेस करप्ट है, बीजेपी रोजगार नहीं निकालती, ये यहाँ के युवा कह रहे हैं। बाबूजी आपका नाम क्या हुआ? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, आप क्या कहेंगे भरतपुर के बारे में? कैसे लगता है भरतपुर सही अच्छी जगह? अच्छा है। काम वाम यहाँ पर हुआ? काम तो होते ही रहेगा। होती रहे। तो चुनाव में क्या आपका मुद्दा होगा जब आप वोट देने जाएंगे?
सुना है हमारी मर्जी हो जाते हैं। आपकी मर्जी होगी मतलब देंगे नहीं कि देंगे तो सही ना। दे आएंगे। दे आएंगे, दे आएंगे। किसको देंगे बताएंगे नहीं। हाँ मैं तो बीजेपी को दूंगा। इन्होंने मुझे कान में बताया है, क्योंकि जो है वोट जो है सीक्रेट वोट होता है। इन्होंने मुझे कान में बताया, किसे बताएंगे लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कान में बताया इसलिए सीक्रेट है। पर जाहिर सी बात है तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार के मायने क्या है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। डबल इंजन की सरकार तब होती है जब केंद्र में और राज्य में एक ही दल की सरकार होती है, वो डबल इंजन की सरकार के मायने होता है। जब डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो उसके अलग से क्या नुकसान होते हैं, उसको समझने के लिए हम इस वक्त भरतपुर के गाँव में आए हैं। दरअसल अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कहती है कि उसने कई योजनाएं ग्रामीणों को सुविधाएं मिले उसके लिए शुरू करी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो बहुत बेहतरीन हैं और उससे भी जो गरीब ग्रामीण हैं उनको मदद मिल रही है। लेकिन जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं तो कई बार लोगों को तकलीफ क्या होती है, उसका जीता जागता उदाहरण जो है ये जगह है, भरतपुर का एक गाँव है। इस जगह पर जो आप देख रहे हैं, खंडहर नुमा जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर अब तक मकान बन जाना चाहिए था आवास योजना के तहत, लेकिन ये जिनका मकान है, जिनकी जगह है, वहाँ अब तक जो है मकान नहीं बना है। ये जगह यहाँ पर आवास योजना के तहत मकान क्यों नहीं बन पाया? सरपंच के आता है, सरपंच ने कुछ कार्रवाई ना करी। ये जगह हमारी है, यहाँ दूसरे मकान में रह रहे हैं हम। आप दूसरे मकान में रहते हैं? किसी और के में रह रहे हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है? हाँ ऐसा ही है साहब। कोई गरीबन को योजना आवे, कोई बता के ना देते, कोई कैसे हुआ आ जा तो गरीब तो भैया ठिफरांगे का करें, धक्का लग रहे हैं तो अपने दिना काट रहे हैं। भरतपुर में तो कमाल आते तो अपने गाँव में पेट भर लेते हैं, यही है वैसे। और कोई योजना आवे तो कोई योजना सुनावे ना। पानी को सबसे ज़्यादा दुख तो पानी ना आए, पानी नहीं आता। हाँ पानी नहीं आता बिल्कुल। लेने सरपंच काट के अपने अपने बात थोक में चला जित हो तो बिल्कुल गड्ढा में डाल रहा को पानी में। आप कह रही हैं ये जो दरअसल कह रही हैं कि योजनाएं जो हैं वो योजना आपके पास तक नहीं पहुंच, पर गांव तक आती है, आपके पास तक नहीं आती। सरपंच तक आती है, कोई भी ना सुनावे जाठिया गरीबन को। अच्छा, यानी गांव तक योजना आती है, सरपंच तक आती है, लेकिन आप तक नहीं आती। तो सरपंच क्यों नहीं आप तक? मालूम नहीं है, गरीबन को तो ये हाल है रो। सब गरीब गड्ढे में जा रहे हैं, जय तरीका थे जो कमा लेते तो खा लेते, नहीं कुछ नहीं है। तो आपकी भी फाइल जो है हीरा देवी जी, आपकी भी जो आवास योजना की फाइल है वो बताया गया कि आपकी फाइल तो बन के तैयार है, फिर उस पर क्यों नहीं आपको पैसा मिला? पता ना जान क्या कर रहे हैं, पैसा किसके पास है? सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी के पास। हाँ। क्या आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? आपने अपने नेताओं से यहाँ पे बताया इस बारे में? यहाँ कोई आया ही ना है, तो राहुल भैया थे जाई थे, बताइए मैंने तो। कोई भी नहीं आया नेताजी तो यहाँ कोई नहीं। अब आए तुम? अब अच्छा, इससे पहले कोई नहीं आया यहाँ। आपने अपने विधायक का नेता से किसी से आपने शिकायत? हमने नहीं करी किसी से। आपने शिकायत नहीं की? जब क्या करके करेंगे क्या, जब कुछ मिलता। राहुल तो ही करी, राहुल ही सुनाई कर रहा हमारी। राहुल तो कही तो राहुल ही अपना कर रहा है। अच्छा, राहुल जो आपके जो उप सरपंच है यहाँ पे, ये राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल यहाँ के उप सरपंच है उनकी बात कर रहे हैं। जो उप सरपंच है कह रहे हैं वो उनकी सुनवाई कर रहे हैं, पर जो सरपंच हैं उन्होंने इनकी सुनवाई नहीं की और इसलिए इनकी जो है फाइल जो है रुकी हुई है। और इसके कारण जो है ये जो सरपंच सेक्रेटरी उन्होंने रोकी है। मैं आपका घर जरा दिखा दूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर आप अगर देखेंगे ये जगह है, इस तरह से ये खंडहर है, ये यहाँ पर इनका मकान बन जाना चाहिए था, नहीं बना। देखिए ये जगह है जहाँ पर ये मजबूर हैं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रह नहीं सकती, इसलिए इनको ये जगह है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जानवरों की जगह बनी है,
खुद ही एक किसी और के, हीरा देवी जो खुद जो हैं वो किसी और के मकान में रहती हैं। यहाँ पर जानवर रहते हैं, खुद वो किसी और के मकान में रहती हैं क्योंकि जो उनके आवास योजना के तहत जो उनको पैसा मिलना था वो नहीं मिला। योजनाएं हैं और योजनाओं के तहत पैसा भी है, लेकिन वो पैसा गरीबों तक पहुंचता नहीं, क्योंकि जब सरकारें या मंत्री या विधायक जो हैं अगर आपकी सुनवाई नहीं करते और अगर गांवों तक पहुंचते नहीं हैं, तब सरपंच, सेक्रेटरी और बाकी लोग आपके साथ क्या कुछ करते हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। भारतीय राजनीति में इन दिनों एक नया चलन शुरू हुआ है। चुनाव से पहले कई तरह की घोषणाएं की जाती हैं। कुछ फ्रीबीज होती हैं और कुछ लोक लुभावन वायदे होते हैं, लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं। मैं इस वक्त राजस्थान के एक गांव में हूँ। बिजली का बिल मेरे हाथ में और इसमें 100 यूनिट जो बिजली का बिल जो माफ़ होना था, इसका कोई जिक्र नहीं है। क्या आपका बिल माफ़ हुआ है? जो बात हुई थी आपका बिजली का बिल है, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ़ करने का मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हुआ क्या आपका बिल माफ़? नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? मालूम नहीं है क्यों नहीं हुआ, मैं जानती नहीं, पढ़ी लिखी आई ना हूँ। अब ये है कि ये अपने आप जो जाने जो दे रहे हैं बिल दे देते हैं, कोई बात हुई ना। पूरा बिल आ रहा है जितना पहले आता था? पहले आता जो इतने। कितना बिल आता है? 200, 250, 300, वो मतलब जुड़ के 9 रुपये आएंगे। कोई कम या कोई है ना भरा उतना है। क्या आपके यहाँ भी बिजली का बिल माफ हुआ 100 यूनिट? अभी तो हमारे जो कोई रिजल्ट आया नहीं है, क्योंकि ये ले ही नहीं जाते हैं, मतलब बिल रीडिंग ले जाएं तो उससे पता लग जाता है। अच्छा। तो पता ही लेकिन आ रहा है तो ऑनलाइन आता है कि जिनका ऐसे पता नहीं। अच्छा, हाँ। आप में से आपका बिजली का बिल वगैरह माफ हुआ क्या? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। कितना बिल आता है? ये मेरा 2 साल पहले का बिल कटा हुआ है और उसमें 39,000 रुपये का 39,000 का वो दिया सर डिमांड नोटिस भरने के लिए। अब माफ़ होता तो वो कम आता, अब वो कम ही नहीं हुआ है। तो बिजली कटी हुई आप? हाँ, बिल मीटर कटा हुआ है मेरा। हाँ, हमारा सा वो पहले जो हथ का है ना, पहले भाई का जो यूनिट माफ करवे कई का जो होते 500 रुपया दियो फोन में, 500 रुपये जो 20 तारीख लास्ट है। अभी तो 20 तारीख आई ना, मेरे को भर देंगे भैया 500 रुपये। 500 रुपये का बिल आया? कोई 100 यूनिट बिजली माफ नहीं हुई? हमारा बेटा बिल तो गले ना आवे, पर हम पे बेटा भरे ही ना जाए, कायमी से भरे का करें। अब तो बंद सहेगो बेटा, बीच 12-12 हज़ार रुपया भरे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं बिजली का बिल सबका माफ कर रहे हैं, आपका हुआ नहीं? ना वो बेटा मेरा कहूँ ना करे, कोई ना करे बेटा, और कर रही और करे आए के भरे भरेंगी कैसे नहीं भरे। अब ना आ रही बेटा, अब नहीं आ रहा क्योंकि बिजली का बिल कटी गया, तो फिर अब बिजली का बिल आएगा कैसे? तो हमारा यमी तो ऐसी छुट्टी पर ये रहे कुछ जगह ना बेटा। और बेटा ये कि मैंने 20,000 रुपया खेत पे लिए बेटा, ईमानदारी बात कह रहा हूँ बेटा, अन्न पानी मैंने खाना भाई, तो बेटा ये 20,000 रुपया माफ़ ना भये मेरे। और दुनिया के 2-2, 3-3 लाख माफ़ है। अब न्यू कहते कि 70,000 दे, 1 लाख दे, बंक कहते बेटा आप कहाँ से दो, रोज लामे रोज खामे बेटा, घर में रहे सब परियो बेटा, तो हम देख के आएंगे तो न्यू कहेंगे अम्मा यहाँ में कैसे रह रही है, देख के आओगे बेटा। बूढ़ी अम्मा जो है, इनका 20,000 का इन्होंने किसानी के लिए कर्ज लिया था, वो माफ़ नहीं हुआ। घर इनका टूटा हुआ है। सरकार की योजनाएं कागजों में होती हैं, टेलीविज़न चैनलों में सुनाई देती हैं, विज्ञापनों में दिखाई देती हैं, लेकिन इन बूढ़ी अम्मा तक सरकार की कोई योजना पहुंची होती तो इस तरह से हाथ जोड़ जोड़ कर सरकार से और हमसे गुहार ना लगा रही होती। बारिश वारिश आती है तो कैसे, कहाँ रहती हो? जो बिन के नीचे बैठे रहे बेटा, चौकटन के नीचे सख्त चावे बेटा, धल धल पूरा घर भर जाए। इतनी दुखी आत्मा है भाई बेटा, मेरो बेटा या को पन्ने ले लियो था और बेटा वही मत कटवा पर या मेरे घर बन जाए बेटा, तो मेरी आत्मा रही है, मेरे बेटा बहुत तो बस जाके बेटा। या कहाँ सोती कहाँ अम्मा? मैं बेटा या मैं सो जाऊँ का देना, और बरसात आवे जो बा में तीनों बाई में पड़े रहे, हम बहू और बेटा और मैं बेटा। अच्छा। बाम पड़े रहे बेटा, जब तगड़ी बरसात आवे दे लो बेटा, मेरी झूठी हो जाए, झूठी नहीं है बेटा मेरी, नहीं खो ये हालत खराब है। ईंट पत्थर धरे बेटा, इनको कछु सीमेंट पैदा है रोनी, ये फूट गो बेटा सगरो बढ़िया बना, ये टूट अब कर लेन देना याद 20 साल है गई बेटा जब को। हाँ फूटो पड़ो बेटा, ना पैसा हो और ना बेटा जा में बने भी ना बने बेटा, का करूँ बेटा। और दे बेटा खूब वोट ले लें सरपंच और कमाऊँ इंदिरा आवास देवा में नहीं, वोटर ने ले ले और बेटा झट फटकार दे
फिर ना दिवा में कछु दे। वोट लेने के लिए आते हैं, अब उसके वोट बाद ले भी आ जाए और फिर दिवा में ना बेटा कर्जा बेटा 20,000 के मुँह को 80-90 हजार कर दिए 20,000 के 80-90 हजार। अब कहाँ ते दूँ बेटा में। आपका घर देखा हाँ, और हमें सही में लग रहा है कि यहाँ तक जो है जो विकास की योजनाओं की बात होती है ना, वो अगर विकास की योजनाएं ज़मीन तक पहुँचती तो फिर लोगों की ये स्थिति नहीं होती। और इनको ये भी तकलीफ है कि चुनाव के समय नेता आते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये नेताओं के पास जाते हैं तो इनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती।